नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। देश की राजधानी एक बार फिर रेप की वारदात से शर्मसार हो गई। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। और अब एक बार फिर से गुड़गांव से दिल्ली आ रही अमेरिकी कंपनी की टैक्सी में हुई वारदात ने आधी आबादी की अस्मिता की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। रेप कांड के आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसे कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है और पुलिस उसे रिमांड पर भी ले चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता जा रहा है कि हम जिस परिवेश में जी रहे हैं वहां का माहौल कब बदलेगा। वहशी बनती जा रही समाज की मानसिकता को कैसे दोबारा से खड़ा किया जा सकता है। और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से राजनीति का राग ऐसे मसले पर शुरू हो जाता है वो कितना जायज है। देश की देवी सुरक्षित नहीं देश की लाडली, आंगन की शोभा घर की लक्ष्मी, बेखौफ हैं हवस के दरिंदे, देश की इज्जत को कर रहे हैं दागदार। औरत को समाज ने देवी, आंगन की शोभा, घर की लक्ष्मी, इन तमाम नामों से नवाजा है और कुछ खास मौकों पर बेटियों को पूजा भी जाता है। मगर आज समाज में वहशी दरिंदे के रूप में मौजूद कुछ लोग बेटियों की आबरू के साथ खेल रहे हैं। लगा था कि निर्भया के बाद अब कोई बेटी दुष्कर्म का दंश नहीं झेलेगी। बेटी को सुरक्षित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, निर्भया फंड बनाया गया, महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई गई, मगर नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। कहने का मतलब ये कि इतना कुछ करने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। 26 साल की एग्जीक्यूटिव के साथ शुक्रवार रात हुए दुष्कर्म ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। 10:58 पर महिला ने दिल्ली के वसंत विहार से उबर कैब ली थी। कार में बैठने के कुछ ही देर बाद युवती को नींद आ गई और 15 मिनट बाद उसने पाया कि ड्राइवर कार को किसी सुनसान जगह ले गया है। उसके बाद ड्राइवर ने पहले लड़की की पिटाई की और फिर रेप किया। घटना के बाद ड्राइवर ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और उसके घर छोड़ आया। जाते जाते लड़की ने कार की फोटो खींच ली। रात करीब 1 बजे लड़की ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। आरोपी ड्राइवर उबर के साथ 6 महीने से काम कर रहा था। आरोपी सीरियल रेपिस्ट है। उस पर दिल्ली के मेहरौली में एक बार डांसर के साथ रेप की एफआईआर दर्ज थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी शिव कुमार यादव को मथुरा से गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया। उधर उबर कंपनी के 3 अधिकारियों से भी पुलिस ने पूछताछ की। जांच में उबर टैक्सी सर्विस की ओर से प्रक्रिया का पालन न किए जाने की बात सामने आने के बाद कंपनी को दिल्ली में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस घटना की घोर निंदा करती है और भरोसा दिलाती है कि पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने का हर संभव कोशिश करेगी। The vehicle used in the crime has been found and brought to Delhi, where it will be subjected to thorough forensic examination. The accused has been arrested on 7/12/2014 from Mathura and has been brought to Delhi, where he will be produced before court on 8/12/2014. इस मामले के बाद अब उबर कैब कंपनी समेत दिल्ली एनसीआर के करीब 1.5 दर्जन कैब सर्विस कंपनियों में काम करने वाले ड्राइवरों की पुलिस वेरिफिकेशन पर सवाल उठ रहे हैं। सब अपनी कोशिश करेंगे, वादे होंगे, लेकिन हकीकत से ज्यादा फसाना सामने आएगा। राजनीति होगी, वोट का जाल बिछेगा, बेटियों की आबरू पर बयानबाजियां होंगी, लेकिन सवाल जिंदा रहेगा कि आखिर कब तक। इन सब से उम्मीदें तो जिंदा हो जाएंगी, लेकिन मर चुकी मानसिकता को कौन जिंदा करेगा। मानवता की खत्म हो चुकी मियाद को फिर से कैसे खड़ा किया जाएगा। हम उस चादर से मुंह छिपा रहे हैं जो पूरी तरह पारदर्शी है। सवाल जिंदा है, जिंदा रहेगा।
सिर्फ गुड़गांव से दिल्ली आ रही उस कैब के भीतर की वारदात का नहीं, आधी दुनिया की अस्मत का, और इसका जवाब खुद के भीतर ही तलाशना होगा। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। 21वीं सदी का भारत है और इस भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। निर्भया कांड से लगा कि महिलाएं अब सुरक्षित हो जाएंगी। तमाम कोशिशें हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, आवाजें उठी, नौजवान इकट्ठा हुए और पुलिस जो महिलाएं हैं उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया, लेकिन हालात जो हैं जस के तस बने हुए हैं। महिलाएं सुरक्षित अब भी नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है, ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे जी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता दीपिका शर्मा मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर ललन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल दीपिका जी आपसे मेरा है, जो हुआ एक बार फिर से जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल कर आई है अच्छी नहीं है। सवालों के घेरे में सरकार भी है, विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे आपने भी सवाल उठाए, लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इस पर क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं को लेकर जो स्थिति बनी हुई है? नहीं विपनेश, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं समझती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा कैपिटल, हमारी कंट्री जो है विमेन के प्रति कम्प्लीटली ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम, और उनके साथ ऐसे दुष्कर्म नहीं होने चाहिए। परंतु इसमें यह भी देखना है कि 1.5 दिन के अंदर पुलिस ने फुर्ती दिखाई। गाड़ी में जीपीएस नहीं था, उसने जो फ़ोन में उसका जो जीपीएस सिस्टम था उसको, ऐप को ही उसने हटा दिया था। तो पुलिस को जो ट्रैकिंग और सर्वेलेंस है उसमें ये टाइम लगा, और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने टीम्स बनाई और आरोपी को 1.5 दिन में गिरफ्तार कर दिया, तो ये अपने आप में भी है कि ठीक है पुलिस अपना काम कर रही है, परंतु फिर भी हमको इस पे और ज़्यादा काम करना है, बहुत सारा काम करना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जेन्युइनली एक बहुत बहुत गहन, बहुत संगीन सब्जेक्ट है, और इसको राजनीतिकरण देने का जो ये एक फैशन शुरू हो गया, ये गलत है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जब निर्भया केस हुआ था तो 15 साल से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में राज कर रही थी, और जब शक्ति मिल रेप केस हुआ तो वहाँ पे एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हमारी सरकार कंप्लीटली कमिटेड है। और अब आपकी सरकार है केंद्र में। बिल्कुल, अब आपकी सरकार बिल्कुल विपनेश, मैं मानती हूँ, मैं कंप्लीटली मानती हूँ, जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदारी भी हमारी है, और ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। और मैं ये कहती हूँ कि हमारी सरकार कंप्लीटली कमिटेड है। और दुर्भाग्य ये भी है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति होती है। नहीं, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये वारदात हुई, और जब आपकी गवर्नमेंट थी तब भी ऐसे कई मामले सामने निकल कर आए जिन्होंने झकझोर दिया? नहीं, अगर जिस समय हमारी सरकार थी, जब इस तरह के मामले आए, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली और सरकार ने अपनी पूरी तत्परता दिखाते हुए आश्वासन दिया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, और उसका नतीजा ये था कि उसके बाद से क्राइम रेट में काफी कमी आई थी। परंतु आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछले 1 वर्ष के देख लीजिए, पिछले 6 महीने के दिखा दीजिए, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 वर्ष में जब से ये सरकार में परिवर्तन आया, चाहे दिल्ली की सरकार रही हो या केंद्र में 6 महीने की सरकार रही हो, 15% महिलाओं के प्रति जो क्राइम की रेट में इजाफा हुआ है। ये किसकी कमी की वजह से हुआ है? क्या पुलिस प्रशासन तो वही है, पर कहीं ना कहीं इसका मतलब सरकार का कंट्रोल इनके ऊपर से कमी होता जा रहा है, या ये आज लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतनी स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है? आज क्यों इन्होंने 1 साल से दिल्ली में सरकार नहीं बनने दी जा रही है? आज एक आदमी को जो है केवल एलजी के ऊपर जो इन्होंने दिल्ली छोड़ रखा है। आत्रे साहब, आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जब बीजेपी विपक्ष में थी, यही शब्द उनकी जुबान से निकलते थे। आज आप विपक्ष में हैं तो आपकी जुबान से यही नहीं, हमारी जुबान से इसलिए शब्द आ रहे हैं कि ये इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि ये क्राइम हम कम लाएंगे, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे दिए गए थे। पर ये नारों के बावजूद भी जो है 15% बढ़ोतरी हो गई है, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। नहीं विपनेश जी, मैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता से कंप्लीटली डिफर करूंगी
क्योंकि हमारी सरकार को आए 6 महीने हुए हैं। दिल्ली की जो माली हालत है, जो दिल्ली पुलिस थी वो तो दिल्ली गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर थी और इन्हीं की केंद्र में सरकार रही है 10 साल तक। तो कांग्रेस की जवाबदारी तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बनती है। आज के जो हालात हैं वो मैं इसी विषय पे आ रही हूँ। शुरू में ही मैंने कहा था कि मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज वो सड़कों पे आ गई, किस नैतिक आधार पर सड़कों पे आई? आम आदमी पार्टियां सड़कों पे आई, किस नैतिक आधार पे आई? आम आदमी पार्टी की सरकार 49 डेज की, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया? आज ये इतना शोर मचा रहे हैं। मैं कहती हूँ विपनेश, ये एक सिस्टम का फेलियर है, इट इज अ सिस्टमिक फेलियर। और यहाँ पे इसको पॉलिटिसाइज करके आप एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल के आप इस मसले को छोटा मत कीजिए। सबको, एक व्यक्ति जो सड़क पे जा रहा है और जो बिल्कुल, देश का दुर्भाग्य यही है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था की, और वही लोग इस तरीके से मुर्दे उखाड़ कर लाते हैं, उन पर राजनीति करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन गंभीरता से इसका निराकरण, इसका हल निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी आबरू को सरेआम ये दरिंदे खेल रहे हैं उनकी आबरू के साथ, और दुष्कर्म के इतने मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, और राज्य जो पार्टियां हैं और जो नेता हैं आपस में बयानबाजियां करके और ज्यादा दुख पहुंचा रहे हैं लोगों को और मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इस तरह के जो इश्यूज हैं, क्योंकि ये बेसिकली सामाजिक समस्या है और इसके कई पहलू हैं। एक तो आर्थिक पहलू भी इसका एक बहुत बड़ा है, और एक सामाजिक पहलू है, और एक पहलू प्रशासन का है। अब तीनों फ्रंट पर जब तक काम नहीं होगा तब तक इस तरह की इस समस्या के हल नहीं निकलेगा। देखिए, जहाँ तक प्रदर्शन की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अधिकार होता है कि वो अपनी बात जनता तक पहुँचाएं, और ये एक बहुत संवेदनशील इशू है, और कोई भी पार्टी जो विपक्ष में होगी तो उसको उठाएगी, और सरकार को ये मानना चाहिए कि अगर इसमें कोई चूक सरकार की ओर से हुई है तो इसके लिए और कड़े कदम उठाए। मैं समझता हूँ मोदी सरकार जिस तरह से चल रही है तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। जैसे आप देखिए, सेंट्रल कैबिनेट में भी बहुत सारी महिलाएं हैं। मेरा ख्याल है इतनी महिलाएं सेंट्रल कैबिनेट में पहले नहीं हुआ करती थी, तो एक अच्छा कदम है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। विशेष रूप से अगर पुलिस प्रशासन को दिल्ली में देखें और दिल्ली के अगल बगल जितने राज्य हैं सब में देखें, तो ये रेप की घटना सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, लगभग सभी राज्यों में हो रही है, देश में पूरे देश में हो रहा है, और ये देश का बुरा हाल है, और ये सामाजिक समस्या दिनों दिन और गंभीर होती जा रही है। जब तक समाज में, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, देश कैसे तरक्की करेगा? अब इसमें देखिए, इसमें मीडिया का भी रोल है। जो पिक्चर्स या जो टेलीविज़न सीरियल्स दिखाए जाते हैं, जिस तरह की फिल्में आजकल आ रही हैं, क्राइम इतनी ज़्यादा उनमें दिखाई जाती है, और बड़े टेक्निकल पॉइंट्स क्राइम के दिखाए जाते हैं। तो वो जो यंग जनरेशन है, जो लोग देखते हैं ऐसे दृश्य, तो उसमें जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं वो उससे सबक लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं कि जहाँ क्रिमिनल से कहा है कि हमने इसको टीवी में देखा था, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ा था, वो हमने इंटरनेट में देखा था और हमें वहाँ से प्रेरणा मिली है। तो हमें हर फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को तो मजबूत करना ही होगा। काम कौन करेगा? सरकार करेगी काम, लेकिन सरकार को जिम्मेदारी का एहसास हो तब ना। चुनाव चल रहे हैं, आज इस राज्य में, कल उस राज्य में, सारा ध्यान उस ओर लगा पड़ा है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगा था कि चलिए कुछ हद तक इन पर लगाम लगेगी, लेकिन और ज्यादा यहाँ पर हालात जो है खराब हो गए हैं। देखिए, जैसा ललन प्रसाद जी ने कहा कि ये समस्या सामाजिक जाते है, मेरा मानना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर तो इसमें एक समस्या है, लेकिन उससे ज्यादा सवाल मानसिकता का है। मानसिकता से मतलब मेरा इससे है कि जो व्यक्ति बलात्कार कर रहा है या जो इस प्रकार के अपराध महिलाओं के प्रति करता है, उसकी मानसिकता कैसी है, पहले वो चीज देखना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की इस केस में मामला ये आता है कि उबेर नाम की जो टैक्सी कंपनी है, इसमें पहले जांच क्यों नहीं की इस व्यक्ति की कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसको रखा गया। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, देखिए हर मामले में पुलिस हर महिला को नहीं मिल सकती।
घर से लेके बाहर तक रेप हो रहे हैं। और एक समाज की मानसिकता की जब बात मैं कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि चाहे घर के भीतर हो, घर के बाहर हो, अपनों से ही महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है। बिल्कुल, अपने ही उसकी आबरू पे हाथ डालने से नहीं चूक रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं। वो दोस्त के रूप में भी हो सकता है, वो किसी और रूप में भी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए मानसिकता सबसे जरूरी है। अगर मानसिकता व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी तब तक भले आप कितना लॉ मजबूत कर लीजिए, इस समस्या पे लगाम नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात है जागरूकता और मानसिकता को बदलना। जी दीपिका जी, आप ये मानती हैं कि राजनीति ऐसे मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए? हम भी कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मनोज जी ने कहा कि मानसिकता में परिवर्तन आने की आवश्यकता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्योंकि कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जागरूकता की कमी है और इस मुद्दे पर वाकई में जिस तरीके से जागरूक किया जाना चाहिए लोगों, क्या सरकार उस तरफ कोई ध्यान दे रही है? क्या कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल विपनेश, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब मोदी जी की सरकार आई तो जो दिल्ली पुलिस में जो वुमेन कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट है, तो अभी हमने 1200 वुमेन कांस्टेबल्स हमने दिल्ली पुलिस में रिक्रूट किए हैं। उनकी ट्रेनिंग चल रही है और मई में वो बैच आ जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात है, हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम हिम्मत दल कह रहे हैं, हम उनका गठन कर रहे हैं, जो जगह जगह पे लेट नाइट पे भी विमेन का ग्रुप होगा जो पोस्टेड होगा। नहीं दीपिका जी, आप कह ठीक है, आप कह रहे हैं कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, 7-8 महीने तकरीबन हो चुके हैं आपकी सरकार बने हुए, कर रहे हैं। आपको तत्परता से सोचना नहीं चाहिए था? क्योंकि आपने भी इस मुद्दे को उठाया जब यूपीए की गवर्नमेंट में। आपको सबसे पहले आगे इस दिशा में काम करना चाहिए था ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सके, लेकिन इस ओर हमने देखा है कि बहुत ढिलाई है। विपनेश कोई मतलब ही नहीं बैठता किसी भी, ये विमेन के इशू का मामला है, 50% पॉपुलेशन का मामला है, यहाँ पे मुद्दे भुनाए नहीं जाते हैं। ये हमारे लोग हैं, 50% ऑफ पॉपुलेशन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अरुण जेटली जी ने जब अपना बजट भी पेश किया था तो वहाँ पे भी विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बहुत प्रोविजंस इस बजट में दिए थे। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है 1994 में जो पहली बार रिजोल्यूशन लेके आई कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए 33% पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में। तीसरी बात यह है कि जब हमारा मैनिफेस्टो आया तो मैनिफेस्टो ने भी वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी और हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। और जिस प्रकार से कमिटेड है ये हमने सुना, पीएम सुरक्षा की बात करते हैं, पीएम को एहसास है कि देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एहसास है, लेकिन असर दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल मेरा ये है कि आखिर क्यों नहीं? नहीं विपनेश, देखिए प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं, जब उन्होंने लाल किले में स्पीच दिया था तो वहां पे भी उन्होंने समाज को ये आवाज लगाई थी कि आप अपने घर में इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी लड़की को पूछते हैं कि आप कितने बजे वापस आओगी, तो आप अपने लड़कों को भी ये बात पूछिए कि रात आप कहां जा रहे हैं और रात को कितने बजे आप वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ और वक्त इंतजार करने के बाद लोग कहने लगे कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नहीं, बिल्कुल कोई कथनी करनी में कहीं कोई अंतर नहीं है। हमारी सरकार कंप्लीटली कमिटेड है। जिस फुर्ती के साथ वो रेपिस्ट पकड़ा गया और उस पर अब सख्त कार्रवाई होगी। गृह मंत्री का आज बयान आ चुका है, सदन के अंदर आ चुका है। मैं समझती हूं कि हमारी सरकार ने बहुत फुर्ती से काम किया है। हमारी सरकार कंप्लीटली कमिटेड है। और इसके बाद देखिए, अभी दिसंबर के लास्ट वीक में दिल्ली भाजपा की यूनिट एक दिल्ली के ऊपर विजन लाना चाहती है। दीपिका जी, ये तो एक बड़ा मामला हो गया जो हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया, आपको पता चला, आपके मंत्री साहब की स्टेटमेंट आ गई। देश में न जाने कितने ऐसे मामले हैं डेली, रोजाना की अगर आप तस्वीर देखेंगी देश में से निकाल के, तो डेली ऐसे मामले होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल विपनेश जी, उस लेवल पर सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, सरकार हर लेवल पे कदम उठा रही है, पर आपको भी ये बात समझनी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते केंद्र में तो आप हैं, केंद्र में तो आप हैं, बिल्कुल हम हैं, लेकिन अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेडरलिज्म आपकी जो स्टेट में जो राज्यों में सरकारें हैं उनको भी आपको कंसिडरेशन में लेना है, कंसल्टेशन में लेना है और उसके बाद आपको विमेंस के प्रति नीति बनानी है और उसको लागू भी करना है। विपनेश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कानून अपनी जगह खड़े हैं, सख्त से सख्त कानून खड़े हैं।
उनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम दीपिका है। जी, कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है देश में वो दिखाई दे रहा है और पुलिस तो खुद सवालों के घेरे में रहती है। यहाँ पर कई गंभीर सवाल। ठीक है दीपिका जी, आ रहे हैं आपके पास। अनुज जी आप खामोश बैठे हुए हैं। सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप इतने लंबे अरसे तक आपकी सरकार रही केंद्र में और तब भी कोई लिस्ट छोटी नहीं थी, ऐसे दुष्कर्म के मामलों की बढ़ती ही जा रही थी। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले तब प्रकाश में आए, उस तत्परता से वो भ्रष्टाचार, महंगाई, जिस तरीके से तमाम जो स्टेटमेंट दी गई जिनका कोई मतलब नहीं था, आपके बड़े बड़े मंत्रियों ने स्टेटमेंट, उनको अलग रखकर अगर आप इस दिशा में काम करते तो आज बहुत हद तक इनमें कमी आ सकती थी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। हमारी सरकार गए हुए 8 महीने हो गए, ठीक है, क्या अब 8 महीने का पीरियड अभी भी इनकी सरकार को कम लगता है? हमारे प्रधानमंत्री को या जो देश की सरकार इस समय चल रही है, क्या इनको 8 समय का पीरियड में भी अभी भी इनको लगता है हमारी नई सरकार है, क्या अभी भी ये अपनी जिम्मेदारी नहीं? बात नहीं की आपके साथ, मैंने आपसे सवाल पूछा है, आपने कितनी कोशिश की? अगर हमारी कोशिश इनके जो है आज देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बयान से मैं आपको बता दूंगा कि हमारी कोशिश कितनी कारगर थी। हमारी कोशिश पे आकर के इसमें जो है क्राइम में गिरावट आ गई थी। इन्होंने 6 महीने में आने के अंदर अंदर ही 15% इन्होंने इजाफा कर दिया महिलाओं के प्रति कानून, इसमें जो है जो कानून में जो आई है, इनमें महिलाओं के प्रति जो जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं 15% की इसमें इजाफा हुआ है। ये गृह मंत्री ने जो है आज इनसे स्वीकार किया है सदन के अंदर, गृह राज्य मंत्री ने। तो आप अभी भी कांग्रेस सरकार को दोष देना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार के राज में जो है इसमें क्राइम में गिरावट आनी शुरू हो गई थी, इन्होंने 6 महीने में बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देखते रहिए अभी 6 महीने में हाल है, तो आगे आने वाले समय में क्या हाल करेंगे? किस तरह की ये बातें कर रहे हैं? आज सिर्फ बातें दिखती हैं सरकार की तरफ से, काम होता कहीं नहीं दिखता है। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज देश में हर आदमी ये कहता फिर रहा है कि हमारे राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। जी विपनेश जी, आप 6 महीने का डेटा देखिए। इनकी सरकार 15 साल से थी। आप किस डाटा के ऊपर वो अपने आंकड़े कर रहे हैं? तो इनके लिए बहुत कन्वीनियंट है कहना कि जी अभी 6 महीने की सरकार है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इन्होंने 15 साल से बहुत दिल्ली को सेव कर दिया। जहां पे कांग्रेस की अपनी जवाबदारी होती है वहां पे इनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन एक 6 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजनीतिकरण करना और उसको इसके लिए इनकी गलतियों की भरपाई 60 साल से पूरे देश में ये राज कर रहे हैं। जो देश की हालत हुई है वो इनकी वजह से हुई है, और उसके बाद भी किस नैतिक आधार पे ये सड़कों पे आ जाते हैं, टीवी चैनल्स पे आ जाते हैं और फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं। चलिए लल्लन प्रसाद जी, दिक्कतें ढेर सारी हैं जो अगर निकाल कर देखा जाए तो सरकार को कटघरे में लें या फिर पुलिस को लें, इससे भी काम नहीं बनेगा। सवाल ये भी है कि अगर उस कंपनी की बात की जाए तो बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, ड्राइवर का वेरिफिकेशन नहीं कराई गई। आखिर क्यों नहीं कराई गई? सवाल यह है कि 2011 में रेप केस के मामले में वो युवक शख्स जेल भी जा चुका, सजा काट के बाहर आया, और अब जब खुलासा हुआ तो कंपनी ने कहा कि हमसे ये गलती हो गई, जिस तरीके से अब ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। तो कमी ढेर सारी है। क्या सबको अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए अपने अपने स्तर पर? नहीं, इसमें कोई समझने की जिम्मेदारी सबकी है, और इस पर्टिकुलर केस में तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंपनी की है, क्योंकि जब कंपनी कोई व्यक्ति हायर करती है तो उसके एंटीसीडेंट भी उसको वेरीफाई करना चाहिए। ख़ासतौर से ड्राइवर जैसे पोस्ट में जो बहुत ही सेंसिटिव है, और वो भी जबकि रात को कैब ड्राइव करने वाले होते हैं, और उस वक्त आप ऐसे लोगों को ड्यूटी पर लगा दें जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता है। मुझे नहीं लगता है कंपनी को खुद नहीं पता होगा कि 7 साल ये जेल में रहा हो। अगर उस आदमी ने वहाँ पर कंपनी में कुछ दिन काम कर लिया है तो उसके एम्प्लॉइज को बहुत लोगों को पता रहा होगा। ऐसी कंपनियों की लिस्ट तैयार होनी चाहिए और कार्रवाई करती है उन पर। कंपनी के खिलाफ भी इस मामले में कदम उठाना चाहिए कि आपने किस तरह से ऐसे आदमी को नाइट ड्यूटी दी और उसका जो अंजाम हुआ इसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। तो ये इस पर्टिकुलर केस में तो ये बात ठीक है। बाकी मैं मनोज जी की बात से बहुत सहमत हूँ। इस मामले में ये मानसिकता बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इस देश में। कैसे? सवाल यही है कि हम और आप चर्चा करते हैं और नेता भी यही बात करते हैं कि मानसिकता बदलने की जरूरत है, लेकिन कैसे बदले? और जिस तरीके से मनोज जी ने बात की, इससे मैं सहमत हूँ कि घर में बच्चियां सुरक्षित नहीं अपनों से ही। ये जो बदलाव है ये सिर्फ सरकार नहीं ला सकती। एक जो हमारी एक शिक्षा व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, पूरे प्रशासन को नए ढंग की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। अब ये उपभोक्तावाद इतना ज़बरदस्त हमारे देश में आ गया है कि यंग माइंड्स पे ये होता है कितना जल्दी हम धनी बन जाए, कितना जल्दी हमारे पास पैसे आ जाएं और हम लग्जरी के आइटम्स को ग्रो करें, हमारे पास कार हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए।
और जब वो क्राइम देखते हैं और लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके दिमाग में ये बातें आती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें समाज में बदलनी पड़ेगी, समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। और जैसा कि दीपिका जी ने ठीक कहा कि मोदी जी ने जो लाल किले से कहा था कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि किस तरह से व्यवहार करना है समाज के अंदर। ये नैतिक मूल्यों को फिर से जीवित करना इस देश के लिए आवश्यक है। चलिए ठीक है, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सवाल ढेर सारे गंभीर खड़े हो रहे हैं कि आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन रिजल्ट कुछ सामने निकल कर नहीं आ रहा है। इसी पर हमारी चर्चा जारी है। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। महिलाओं की सुरक्षा की जिस तरीके से चारों तरफ चर्चा चल रही है, सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही है। पीएम ने खुद इसको महसूस किया है कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कानून कड़ा किया गया, सवाल भी ढेर सारे खड़े हुए और कुछ कोशिशें की गई, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई फर्क नहीं आ रहा है, अगर कोई परिणाम सामने निकल कर नहीं आ रहा है तो फिर क्या किया जाए। मनोज जी, सवाल आपसे ही है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर नतीजा कोई निकलकर नहीं आ रहा है तो अब क्या किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस बात को मैंने पहले कहा था उसी पे लौट के मैं आऊंगा। आप चाहे कितने कानून बना लीजिए, आप कितनी फोर्स लगा दीजिए, ये समस्या, उससे समाधान इसका होने वाला नहीं है। ठीक है, कानून का डर अपना एक काम करता, वो एक विषय है, लेकिन ऐसे मामलों में मानसिकता ही व्यक्ति की सवाल यही है कि आखिर कैसे बदले मानसिकता, क्या करना होगा ऐसा? इसके लिए घर से लेकर सड़क तक काम करना होगा। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पुरुषवादी मानसिकता से ना तो काम चलेगा और ना महिलावादी मानसिकता से काम चलेगा। ये मान लेना कि सारे पुरुष ही खराब है, ये भी सोच गलत है। इस समाज में पुरुष भी अच्छे होंगे और महिला भी अच्छी होंगी, महिला भी बुरी होंगी। हर तरह का समाज होता है। उस समाज में हमें जागरूकता के साथ कि भाई समाज में सभी को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है, उसको लेते हुए एक मानसिकता बदलने की जरूरत है। जो ऐसे लोग होते हैं, इस केस में भी आप देखिए, ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये पहले भी इसी चीज का आदी रहा है। इस चीज की जिम्मेदारी उबेर कंपनी की बनती थी कि वो इसकी तफ्तीश कराते। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। एक व्यक्ति ने, एक महिला ने टैक्सी मंगाई, टैक्सी आई, वो उसमें बैठी, अब उसे क्या पता ड्राइवर कैसा है, ड्राइवर का चरित्र क्या है, या तो कंपनी को पता होगा या ड्राइवर के माँ बाप को पता होगा, पुलिस को तो नहीं पता होगा ना। एक केस हुआ, पुलिस को पता लगा, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा मानसिकता का सवाल है ये। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी ऐसे लोगों की और कानून सख्ती के साथ काम नहीं करेगा, उदाहरण मसलन कि अगर मान लीजिए कोई रेप में पकड़ा जाता है, कई साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, सजा नहीं मिलती है, आरोपी बच निकलता है। महिलाएं जो आरोपी पीड़ित होती है, या तो वो सामने नहीं आती है या फिर संकोच करके वो बचने की कोशिश करती है। जब तक पीड़ित लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा और न्याय को भी फुर्ती दिखानी पड़ेगी ऐसे मामलों में, न्याय देने के मामले में। पीड़ितों की आवाज सुनेगा कौन? दबा दी जाती है। पीड़ित आना चाहते हैं फ्रंट पर, अपनी पीड़ा को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, ऐसे हुक्मरान हैं कि उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात अपने देश में हुई है, बनी भी इस तरह की है, मामले चले भी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक जर्मनी की महिला के साथ रेप केस हुआ था राजस्थान में, और 30 दिन के अंदर उसको कार्रवाई करके, जो हाई प्रोफाइल है उन पर कार्रवाई करके बात बन जाएगी। मनोज जी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस थोड़ा वक्त जरूर लगता है। समाज, ये सामाजिक समस्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा सामाजिक और मानसिकता की समस्या है। समाज बदलेगा, मानसिकता बदलेगी, ये चीजें अपने आप कम होंगी। आप गांव की बात कर रहे हैं, दिल्ली पढ़ा लिखा शहर है, मेट्रो शहर है, लेकिन दिल्ली में हर साल, मुझे अच्छी तरह आंकड़े याद है, दिल्ली पुलिस के आंकड़े भी कोई देख सकता है, पिछले 4-5 साल से हर साल 300 से लेकर 500 तक रेप के केस होते हैं दिल्ली में। ये कौन लोग हैं? इसमें परिजन और दोस्त और परिचित लोग ज्यादातर शामिल होते हैं।
तो बलात्कारी जो होता है वो जरूरी नहीं है कोई अपराधी हो, बलात्कारी घर में भी हो सकता है, बलात्कारी आपके साथ का भी हो सकता है। इसलिए ये मानसिकता का सवाल ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर का उतना नहीं। मनोज जी, आपने मानसिकता पर सवाल उठाया, पुलिस की मानसिकता पर भी सवाल उठता है। पीड़ित जाते हैं न्याय मांगने कि हमारी शिकायत दर्ज कर लीजिए, पुलिस किस तरीके से रवैया करती है, व्यवहार उनके साथ करती है, इसका अंदाजा तो आपको भी है, बखूबी रिपोर्ट भी सामने निकल कर आती है। अब क्या कहा जाए, जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लोग चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन वहां पर इस तरीके से सुरक्षा के रखवाले इस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो फिर वहां क्या किया जाए? इनको तो कस्में खिलाई जाती हैं। ललन प्रसाद जी, देखिए, शासन तंत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है, खासतौर से पुलिस प्रशासन में भी और जो हमारे नेता लोग हैं उनके अंदर भी। आपको याद होगा ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिनमें नेता लोगों ने शील्ड किया है क्रिमिनल्स को। अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं, पड़ोस के प्रांतों में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, रोज़ रिपोर्ट किए जाते हैं और पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि ऊपर से दबाव आ जाता है या पुलिस के अपने लोग उसमें इन्वॉल्व में जो भी हों। लेकिन ये बात तो पूरे देश में हो रही है, सारे प्रांतों में हो रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमारे यहाँ निष्पक्ष प्रशासन नहीं है कि पुलिस अपना काम पुलिस की तरह से करें, नेता अपना काम नेता की तरह से करें, न्यायपालिका अपना काम न्यायपालिका की तरफ से करें। जो तीनों तंत्र सरकार के हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं जो हमारे देश में उठी पुलिस को जिम्मेदारी का एहसास कौन कराए? पुलिस तो कस्में खा के आती है, देश की सेवा करेंगे, लोगों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन ऐसी पुलिस ही निकम्मी निकलेगी तो फिर कैसे बात बनेगी? तो नेता भी वैसे ही, क्या उनके लिए भी जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है? ये तो नेता भी शपथ खा के आते हैं कि हम ये करेंगे वैसे करेंगे। पुलिस भी शपथ खाती है, हर आदमी शपथ खाता है। सिर्फ शपथ खाने से नहीं होगा, इसके लिए व्यवहारिक उपाय हमें करने पड़ेंगे, प्रशिक्षित करना पड़ेगा पुलिस को भी, प्रशासन में जो लोग हैं उनको भी, और कानून का बहुत सख्ती से पालन करना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी समस्या सिर्फ इसलिए हैं कि कानून बहुत हैं और बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता, और न पालन होने की वजह से जो क्राइम होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। धज्जियां तो कानून के रखवाले खुद उड़ा रहे हैं, तो जनता फिर क्या सबक ले, क्या सीखे? क्योंकि क्रिमिनल्स को छूट मिल जाती है और कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ क्राइम करके लोग बच भी जाते हैं और कई बार थोड़ा सा सजा मिलता है, इसके बाद फिर वो क्राइम करने लग जाते हैं और ऊपर से उनके आका होते हैं जो उनको बचा लेते हैं। इन चीज़ों को हमें बचाना होगा। समाज में क्राइम तब तक नहीं कम होगा जब तक हम ऐसी व्यवस्था इस समाज में न आए कि सबके अंदर वो नैतिक मूल्य आए कि जो हमारी जिम्मेदारी हम उसको पूरा करेंगे जी। और इसी का अभाव है, और ये शिक्षा के माध्यम से भी इसको होना है और सरकार के माध्यम से भी होना है, प्रशासन के माध्यम से भी होना है। सब तरह से इस समस्या पर जब तक चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है कि और आप इस बात को मानते हैं कि ये अगर तत्परता से इस पर ध्यान दिया जाए और लगकर काम किया जाए इस दिशा में, तो इतना मुश्किल भी नहीं है? नहीं, मैं इसको कोई मुश्किल काम नहीं मानता। अगर वाकई हर आदमी, हर व्यक्ति या प्रशासन में या तीनों तंत्र जो हमारे शासन के उसमें सब लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करना शुरू कर दें तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जो हम नहीं समझ सकते। दीपिका जी, आपसे जवाब लेंगे इस पर। अभिपनेश, मैं तो ऑलरेडी प्रोग्राम में आपको बता चुकी हूँ कि सरकार कम्प्लीटली पूरी तरीके से कमिटेड है, पर जिस प्रकार से मनोज जी ने और हमारे वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट उन्होंने बताई ये बात, जर्नलिस्ट ने बताई कि ये एक सामाजिक समस्या है और कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे समाज में एक मॉरल डिप्रीवेशन, फॉल इन द मॉरल वैल्यूज़ आया है। तो हमको अपनी जो समाज की जो मॉरल कॉन्शियसनेस है हमको उसको राइज करना है, और क्योंकि फैमिली एक परिवार की इकाई होती है तो ये जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स गर्ल्स एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स विमेन, ये तो एक परिवार से ही शुरू होगा। यहाँ पे मीडिया का बहुत बड़ा रोल आता है। आप जैसे बड़े चैनल जो हैं ऐसे केसेस को जागृत करते हैं, उजागर करते हैं और इसके ऊपर सरकार को मजबूर करते हैं कि वो एडिक्वेट कदम उठाए, जुडिशरी को मजबूर करते हैं कि वो सख्त से सख्त कानून लाए। तो मैं समझती हूँ यहाँ पे एनजीओज का भी बहुत बड़ा रोल आता है कि एनजीओज जो अवेयरनेस समाज में फैलाए, और स्कूल एजुकेशन का, कॉलेज एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल आता है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल आता है। इसमें जो बीट कांस्टेबल होता है, जो नुक्कड़ में सबसे कोने में जाता है, जो पुलिस का वो हिस्सा जो आपकी आखिरी सड़क तक जा रहा है,
बीट कांस्टेबल का बहुत बड़ा रोल है कि क्या वो एडिक्वेट एरिया की बीट पुलिसिंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली पुलिस को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, खास तौर पे रात के समय महिलाओं के प्रति जो उनकी पेट्रोलिंग है, पुलिस ये की बात पेट्रोलिंग तो है। हम भी जान जी, रहे हैं बिल्कुल। कि जागरूक होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये तो बातें अब तक जनता सुनती आई है, आदि है जनता देश की कि ये होगा वो होगा, लेकिन होगा कब, सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब नहीं तो कब? विपनेश, होगा नहीं, हो रहा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे। नहीं दिखाई नहीं दे। देखिए एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक नहीं दीपिका जी, एक नहीं, देश में ऐसे अगर नजर डालेंगी आप, अगर डालने की कोशिश करेंगी तो ऐसे बहुत सारे मामले एक दिन में निकल कर आते हैं सामने। Nobody is defending the indefensible। और सत्य बात यह है कि हमारी सरकार केंद्र में है, हमारी जवाबदारी पूर्ण है, हमारी जिम्मेदारी पूर्ण है, कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा है। परंतु मैं कब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? आपके खुद के नेता वैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिन पर जमकर राजनीति हो रही है, इस दिशा में काम कब करेंगे? चुनाव में आपका पूरा ध्यान लगा पड़ा है, आप अपने नेताओं को बचाने की कोशिश में लगे, आपके नेता बाज नहीं आ रहे, तमाम ऐसी बयानबाजियां दी जा रही हैं, कब इस दिशा में काम करेंगे? नहीं विपनेश, आप हमारे नेताओं के बयानों के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता अगर आप बोलते हैं कि मुलायम सिंह यादव ये बात बोलते हैं कि लड़के तो लड़के हैं, ये होने दो। नहीं, उनकी पार्टी से कोई होता तो मुझसे सवाल करती। नहीं, भी अब कांग्रेस से हमारे पास अनुज आत्रे जी, उनसे भी सवाल किया जा रहा है। अभी फिलहाल सवाल मेरा आपसे है। नहीं देखिए, आप हमको विषय को भटकना नहीं चाहिए। जहां आप साध्वी जी का अगर मेंशन कर रहे हैं तो उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उन्होंने माफी मांगी है, खेद जताया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस घटना पे खेद जताया है, दोनों सदनों में जताया है। जी, ये बात मैं एग्री करूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार ऐसे उलझी रहेगी, अगर मिलजुल के काम नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा? अगर पीएम के अकेले करने से तो कुछ होगा नहीं, कहने से सबको साथ लगना पड़ेगा, जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ये प्रश्न तो आपको विपक्ष से पूछना अत्यंत आवश्यक है, जब वो पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे और एक बयान के ऊपर एक हफ्ते तक पार्लियामेंट रोकेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ ऑपोजिशन से कि जब ममता बनर्जी इतना भद्दा बयान देती हैं बंगाल में, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ममता बनर्जी की सस्पेंशन का कोई सवाल नहीं है, रेजिग्नेशन का कोई सवाल नहीं है। मैं विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या आप देश की मुसीबतों के प्रति जागरूक है? ठीक है, उसमें ये सवाल हो जाता है। सवाल आपका संसद हफ्ते भर आप रोक देते हैं, इतने अहम कानून लाने हैं, तो ये जो ऑपोजिशन है, ये विपक्ष है, ये किस नैतिक आधार पर आपसे जवाब बनता है? देखिए, अभी दीप्ति जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। मैं उनका अगर कड़ी के हिसाब से बात दूं, अभी तो पहले इन्होंने बोला कि जी पिछले 60 साल से, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते आ रहे हैं कि पिछले 60 साल से कांग्रेस ने देश में राज किया। क्या इन 60 सालों में कांग्रेस के अलावा किसी और की सरकार नहीं रही? क्या इन 10 सालों से पहले 7 साल बीजेपी ने रूल नहीं किया? क्या ये 60 साल से कंटिन्यूअसली कांग्रेस ही करती आ रही है? ये बताइए, 7 साल के दौरान ये एनडीए की सरकार रही, इनके भाजपा की सरकार रही, उसके बाद 10 साल की कांग्रेस सरकार आई, तो ये क्या इनका बीच में कहीं कोई इनका योगदान नहीं है देश के विकास के लिए, या देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, या हमारी जो है बहनों और महिलाओं के लिए, हर चीज के लिए? ये इस चीज का आज हमारी 8 महीने से हम लोग सत्ता से दूर हैं, हमारी केंद्र में सरकार नहीं है। 8 महीने का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, ये ना जाने ये कब, मुझे लगता है शायद 5 साल बाद भी अभी ये कहेंगे जी अभी तो हमारा एक टर्म पूरा हुआ है। मलाल, आपको ये है कि आप सत्ता से दूर हैं, आपको याद आ रही है सत्ता की, आपको वो जो तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हुई देश में वो नजर नहीं आ रही। आज सरकार में थे, आज विपक्ष में, क्या विपक्षी भूमिका के नाते आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? आप पड़े काले धन के पीछे, ठीक है, आप ये जो मुद्दा है ये भी गंभीर है, लेकिन आज यहाँ पे इतना सेंसिटिव मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है? क्या इसके लिए आपकी आवाजें बुलंद हुई? इसके लिए हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी, आपको एहसास नहीं था, एक बार भी आपकी जुबान से नहीं निकला, सदन में हमने देखा। नहीं, इसके लिए हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, ये सड़क पे उतर करके अपना आप उतर रहे हैं। जब ये मामला प्रकाश में आया, क्या पहले आपको इसकी गंभीरता का एहसास नहीं था? बिल्कुल गंभीरता का एहसास था। तत्परता से नहीं किया गया, सेकेंडरी इश्यू क्यों बनाया गया इसको? नहीं, सेकेंडरी इश्यू नहीं बनाया गया, बिल्कुल तत्परता से किया गया। और हम लोग सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये लोग कहाँ खड़े हैं आज की डेट में, क्या जिम्मेदारी है, क्या ये लोग अपनी नैतिकता के आधार पर किसी ने आकर के इस चीज का आज भी संसद में कांग्रेस साध्वी जी के पीछे पड़ी रही,
उसको इतना बड़ा कांड हो गया है, कांग्रेस ने एक प्रश्न नहीं उठाया। अब इनको चेतना आ रही है कि जी ठीक है, कल हम ये प्रश्न उठाएंगे। मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ, ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये सामने आना चाहिए। इन्होंने ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा, इन्होंने केवल साध्वी का इस्तीफा मांगा। और इतना बड़ा, ये फ्राइडे को ये रेप की घटना हुई थी, शनिवार को सारे अखबारों में था, फिर भी कांग्रेस आज साध्वी जी के मुद्दे को लेकर, मंत्री जी के मुद्दे को लेकर इन्होंने वॉकआउट किया कि क्या अगर एक इंसान गलत बोलता है, ममता बनर्जी ने गलत बोल दिया तो इनको जो है निरंजन ज्योति जी को जो है इनको क्लीन चिट दे दी जाए कि उन्होंने बोल दिया तो इनको भी लाइसेंस मिल जाए। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि क्यों विपक्ष को इसका एहसास नहीं हुआ, क्यों आपने इसको सेकेंडरी कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा को, और आप अब जमकर राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर? हम लोग जमकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं है, ये एक बहुत ही जो है सेंसिटिव इशू है और हमारी जो है पार्टी इस मामले में लेके बहुत गंभीर है। हमारी जो है महिलाओं को लेकर गंभीरता नजर आ रही है कि आप कितने गंभीर हैं। गंभीर होते तो आप इस कंडीशन में नहीं होते। नहीं, हम लोग तो सड़क पे उतर रहे हैं, इस चीज को लेकर, सदन से लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, इस चीज को लेकर सरकार पे दबाव रहा है वो। बिल्कुल मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये ऐसे केसेस सामने निकल कर आते हैं, क्या कुछ हद तक सरकार और नेता भी जिम्मेदार रहते हैं? क्योंकि जमकर राजनीति होती है, अगर ये राजनीति बंद हो जाए, अगर पक्ष और विपक्ष मिलकर इस दिशा में काम करें तो अच्छा होगा और जाहिर सी बात है कि कुछ समाधान निकल कर आएगा। मानते हैं आप राजनीति भी इसके लिए जिम्मेदार है? राजनीति तो होती ही है, राजनीति पहले भी हुई, राजनीति अब भी हो रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतरेगी, कांग्रेस पार्टी भी सड़क पर उतरेगी, ताकि किसी तरह से भाई बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए कि देखिए इसके शासनकाल में बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसके शासन में ज्यादा बलात्कार हुए, किसके शासन में कम बलात्कार हुए। सवाल वहीं आता है सामाजिक और मानसिकता बदलने का। अब मैं फिल्मों की तरफ आना चाहूंगा। फिल्मों में अगर एक हीरो, और पहले पर्दे पे दिखाया जाता है कि एक हीरो किस प्रकार रेप करता है या खलनायक किस प्रकार रेप करता है, उसका क्या मानसिकता संदेश जाता है। कम पढ़े लिखे को जो नौजवान होते हैं वो शायद उसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और उसी का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के रेप के कांड हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले जो पर्दे पे जो बड़े बड़े हीरो कलाकारी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उनको ये संकल्प लेना होगा कि चाहे खलनायक हो या नायक हो, वो किसी महिला पे बलात्कार का कोई दृश्य फिल्माएगा नहीं, वो पटकथा में उसे रेप स्क्रिप्ट का स्थान नहीं दिया जाएगा। हमारी मुंबईया फिल्में तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें एक आध बलात्कार का सीन नहीं हो। अब दिखाना क्या चाह रहे हैं? तो मैं जैसा कहना चाह रहा हूं कि इस समस्या के लिए, जो बलात्कार की समस्या है, उसके लिए केवल पुलिस को जिम्मेदार मान लेना, सरकार को जिम्मेदार मानने से काम नहीं चलेगा। यह पूरे समाज का दायित्व है। और कुछ चीजें देखिए, सिर्फ हम ये कह दें कि साहब जिसने किया वही जिम्मेदार है, पुरुष ही जिम्मेदार है, इससे काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें होती हैं समाज के लिए भी, उसमें महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हालांकि आज महिला का शब्द लेते ही तुरंत सब खड़े हो पड़ते कि महिला विरोधी आदमी है, महिला के खिलाफ बोल रहा है। हमें भी अपनी चीजों को समझना होगा। मानसिकता जो इस तरह के लोग अपराधी हैं उनको बदलने की जरूरत है, लेकिन एक महिला को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मनोज जी, महिला का दायरा तो सब तय करते हैं, लेकिन पुरुषों का दायरा कौन तय करेगा? नहीं, पुरुषों को कहा जा रहा मानसिकता बदलें, पुरुषों को कहा जा रहा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि महिलाओं को जिम्मेदारी में सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कतई भी। लेकिन ये देखिए, समाज सबके मिल से बनता है। महिला पुरुष इस समाज के दो अंग हैं। आप केवल पुरुषों को जिम्मेदार ठहरा दें और कहेंगे साहब महिलाएं तो जो चाहे वो करे, जैसा करे, जैसा आए, जैसा चाहे, उसकी भी एक मर्यादा होती है। हमारे यहाँ मर्यादा नहीं है। कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पर। देखिए, बात यह है कि जो मर्यादा की बात हो, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जहाँ तक समाज का प्रश्न है, ये अब भी एक कटु सत्य है हमारे देश में। बहुत से, हमारे देश में, दुनिया के बहुत से देशों में मैंने देखा है, एक कटु सत्य है कि महिलाओं को अब भी वो अधिकार नहीं है जो पुरुषों को है। जैसे बात आपने, आप कई बार लोग कहते हैं कि रात को शराब पी के निकल गया आदमी और घूम रहा, तो वो तो सांड की तरह जो मर्जी कर दे। अगर कोई महिला ने जरा सा चख लिया तो फिर आप उसके खिलाफ वो एक्शन लेने की बात सोचते हो। समाज इस तरह से नहीं चल सकता। दो आंखों से आप नहीं देख सकते। आपको महिला को और पुरुष को बराबर के रूप से देखना होगा, और जहाँ भी महिला को उसका सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। तो समाज में जो भी कमजोरी हो, चाहे वो पुरुषों की ओर से हो, चाहे महिलाओं की ओर से, दोनों को ख़त्म करना होगा और दोनों के लिए समाज को प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास घर से शुरू होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल से शुरू होनी चाहिए और प्रशासन के पूरे तंत्र में होना चाहिए, तभी होगा।
ये थोड़ा और ये समय जो तो फिल्म इंडस्ट्री की बात की जी, मनोज जी ने कि फिल्में बनती हैं ऐसे जी, मुद्दों पर जी। दिखाया जाता है और बड़ी मात्रा में लोग देखने जाते हैं, पर्दे जी। पर फिल्में जाते हैं देखने, इन पर क्या कहना है कि नहीं, इन वाकई पर में क्या देखिए, ये कॉज भी जिम्मेदार है इसके लिए? इनका असर लोगों की मानसिकता पर तो पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जो चीज़ सामने देखेंगे तो उसका कुछ न कुछ तो आपके ऊपर असर होगा, और जिस तरह की आपकी मानसिकता है अगर उससे कोई मिलती जुलती चीज़ देखेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट से आप बात करें तो आपको ये बताएगा, तो आपके ऊपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप उससे टेक्निक सीखेंगे, वो करने को उसको दोहराने की कोशिश करेंगे। हो यही रहा है कि हम जो पिक्चरों में जो हमारे नवयुवक देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो उसको नकल करने की कोशिश करते हैं। जी। आपने सुना होगा कि एक किस्सा इसी देश में हुआ था जब एक बच्चा, कोई एक नवयुवक वो 20 मंजिल नीचे कूद गया था। उसने पिक्चरों में देखा था, जो फिल्म के हीरो होते हैं कूदते हैं 20-20 40 मंजिल से, वो कूद गया, मर गया। इस तरह से तो अब एक नहीं कितने किस्से इस देश में हुए। तो जो रेप के किस्से आज तक हो रहे हैं, और ख़ास तौर से जिस वर्ग के लोग ये काम कर रहे हैं, आप देखिए उसमें ज़्यादातर कोई शिक्षित, बहुत कम ही शिक्षित होते हैं, और जहाँ से आते हैं, जिस सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो या तो वो पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, या फिर उनकी जो मानसिकता है या उनका जो उनकी जो साइकोलॉजी है वो खराब है। लल्लन प्रसाद जी, उसमें बहुत ठीक है, एक कॉज इसका ये है कि यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन दूसरी जब एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी उसमें ये था कि जितने भी शहरों में ये जो रेप की वारदातें हो रही हैं उसमें जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जो चाहे वो ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं या फिर इस तरीके से कैब चला रहे हैं या फिर कोई और जिस तरह से गार्ड की जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर जिम्मेदार ठहराया गया कि ये दिल्ली के वो लोग नहीं है जो लोकल हैं, ये बाहर से आए हुए वो लोग हैं जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, पार्शली ये ठीक भी है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ठीक है, क्योंकि जिस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे हैं दिल्ली के बाहर से, और जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आमतौर से दिल्ली का है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इनको लगता है कि यहाँ तो बहुत ऐशो आराम है, लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, और इसके लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम होते हैं। अब ये क्राइम तो खैर और तरह का, इसको मैं नहीं कहूँगा कि पैसे के लिए क्राइम हुआ है, लेकिन एक क्रिमिनल मेंटालिटी बनती है इससे कि हम डिप्राइव्ड हैं और ये लोग बड़े प्रॉस्परस हैं, तो हम कैसे एक प्रॉस्पेरिटी इनसे छीनें और किस तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हम भी ऐसे ऐश आराम की ज़िंदगी व्यतीत करें, तो वो असर कहीं ना कहीं होता है। और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस दिल्ली में ऐसे हुए हैं जो दिल्ली के बाहर के लोगों ने किया है, और जो दिल्ली में 1-2 साल से हैं, बहुत दिन से दिल्ली में नहीं है, या दिल्ली में कोई बड़ी अच्छी जॉब में नहीं है, इस तरह से नहीं, क्योंकि दिल्ली में सब तरह के लोग हैं, दुनिया पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर है, तो उनसे आप नहीं ऐसे एक्सपेक्ट करते। और एक बात और, जितने भी मामले सामने निकल कर आए हैं उसमें कहीं ना कहीं शराब भी एक कारण रही है। ये तो है, ये तो शराब तो कारण है ही, क्योंकि जो क्राइम करने की मेंटालिटी होती है उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट ड्रिंक है, वाइन्स हैं। और चलिए दीपिका जी से इससे जवाब ले लेते हैं। दीपिका जी, सबसे बड़ा कारण जो तमाम जो हुई हैं ऐसी वारदातें उसमें से जो निकल कर आया है, एक दूसरा ये कि दूसरे राज्यों वाला ये मसला, और दूसरा ये शराब सबसे बड़ा इसमें कारण रही है। जिस तरीके से गुजरात में शराब पर बैन लगाया गया, क्या सरकार इस ओर कोई ध्यान देगी कि बाकी राज्यों में भी कुछ इस तरीके के कदम उठाए जाएं जहां पर शराब जिम्मेदार है इतनी बड़ी समस्याओं की? विपनेश, सरकार ऑलरेडी बहुत सीरियसली प्रोहिबिशन के ऊपर सोच रही है, विचार कर रही है, परंतु मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि हम इस बात से भी जागरूक हैं कि जब जब प्रोहिबिशन लगता है, शराब पे पाबंदी लगती है, तो कहीं ना कहीं पे जो इलीगल शराब है, जिसको हूच कहते हैं, वो पहुआ कहते हैं, वो जो हमारा जो सबसे नीचे वाला तबका होता है वो इलीगल शराब कंज्यूम करता है, और उससे बहुत सारे कैजुअलिटीज़ और बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं। और कहीं ना कहीं पे शराब का एक पूरा एक ब्लैक मार्केट, एक ब्लैक इकोनॉमी खड़ी होती है जो नकली शराब के ऊपर होती है, जो ना केवल जहरीली है बल्कि आपको मारने की भी क्षमता रखती है। तो प्रोहिबिशन के साथ सरकार को इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना है कि कहीं शराब की जो ब्लैक मार्केटिंग है वो ना शुरू हो और जहरीली शराब छोटे तबकों के बीच में ना पहुंचे। नहीं, ठीक है दीपिका जी, आपको लगता नहीं है कि जो ये दुष्कर्म के मामले लगातार ऐसी वारदातें जो हो रही हैं, इनके पहले कारणों को तलाशा जाए,
जो लिस्ट बनाई जाए कि आखिर सबसे बड़े कारण है क्या इसके लिए, जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि कहां से इनका जन्म हो रहा है तब तक कैसे लगाम लगेगी। क्या इसके लिए कोई टीम का गठन सरकार ने किया है कि इस ओर आपको ध्यान देना है? आखिर मानसिकता दूसरा एक कारण बताई गई कि ये मानसिकता, ऐसी मानसिकता कहां से जन्म ले रही है, क्योंकि माँ के पेट से तो कोई बच्चा सीखकर नहीं आता है इस तरीके की बिल्कुल। तो क्या आपकी गवर्नमेंट ये जो तमाम कॉलेज कारण है, क्या इनको जानने की कोशिश कर रही है? क्या इसके लिए कोई टीम का गठन किया जा रहा है? क्या इस ओर कोई जांच हो रही है, निगरानी रखने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है या नहीं? देखिए, सरकार इस मुद्दे को बहुत सीरियसली ले रही है, और जिस तरीके से वो रेपिस्ट 1.5 दिन में ही पकड़ा गया, वो मथुरा भाग गया था, उसके बाद भी वो पकड़ा गया, और जिस प्रकार से अब इसी विषय के ऊपर बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वुमेन सिक्योरिटी को लेके वो उठाए जाएंगे, जो आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। मैं समझती हूँ सरकार बहुत जागरूक है और बहुत ज्यादा कमिटेड है वुमेन सेफ्टी के प्रति। नहीं, अगर ये नहीं हुआ है अब तक तो दीपिका जी लगता नहीं है कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले ये सब चीजें हो जानी चाहिए, क्योंकि आप जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक समस्या का समाधान शायद बिल्कुल बिल्कुल विपनेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़ तक जाना है। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि जो रेडियो टैक्सीज जो पूरे देश में इंट्रोड्यूस हुई वो 2006 में हुई अंडर द रेडियो टैक्सी एक्ट, और ये जो उबेर कंपनी है ये हमारे देश में 1.5 साल पहले आई। अब इसको लाइसेंस किसने दिया, किस सरकार ने दिया? कांग्रेस सरकार ने बगैर इसकी बैकग्राउंड चेकिंग किए। आज मेरे को बात पता चली कि दुनिया के 7 देशों ने इस कंपनी को ऑलरेडी बैन किया हुआ था। तो ये, और फिर ड्राइवर का कोई वेरिफिकेशन नहीं था। आप इंटरनेट पे, आप अपनी वेबसाइट पे इतनी टॉल क्लेम, इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं और आप इतना आसान कर देते हैं कि अगर लाइसेंस मिला है तो कहीं से तो मिला है, जरिया तो कुछ रहा होगा, इसके लिए जिम्मेदार। और ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी कंप्लीटली फर्जी था। तो आज जो पुलिस कमिश्नर का बयान आया है, तो ये तो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि पूरा कहीं ना कहीं पे एक नेक्सस चल रहा है, जो कि और हमें उम्मीद है कि सरकार दिशा में काम करेगी ताकि और ज्यादा देर न हो जाए। सरकार बहुत जागरूक है और सरकार कंप्लीटली कमिटेड है। सरकार नहीं, दीपिका जी ये ठीक है, ये बातें होगी, आपने नेताओं की जुबान से अक्सर सुनते हैं और वाकई में वो बात हो जाती है कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है, फिर वो नतीजे सामने निकल कर नहीं आते। आज आप यहाँ पर ये बात बैठकर कह के जा रही हैं, लेकिन नतीजा सामने निकल कर आए तब माने कि हाँ दीपिका जी ने अपनी बात अपने फोरम के सामने, अपनी सरकार के सामने रखी और इस पर कुछ काम हुआ। जी, आप भी यही है, हम भी यही हैं। ठीक, मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि इन 6 महीनों में हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रति, और आगे भी हम कंप्लीटली प्रतिबद्ध। हमारी सरकार उम्मीद है कि जल्द सामने निकल कर आए, कुछ हो, हम भी उम्मीद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अनुज जी, आपको लगता नहीं है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको भी मिलकर कुछ ऐसे सुझाव देने चाहिए सरकार को कि जी ऐसे काम कीजिए, इस दिशा में ये कमियां हैं, ये कारण हैं, इन पर काम कीजिए? आपको भी मिलना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति अब दूर रख दीजिए, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज इस बेटी की है, कल उस बेटी की, तमाम ये जो एक दंश है वो झेल रही हैं लड़कियां, बहू बेटियां, बच्चियां। आखिर अब समय आ चुका है कि आपको मिलके अब काम सरकार के साथ करना चाहिए, अपनी विपक्ष की भूमिका को छोड़कर। हमारी जो है पार्टी पूरा चलने को तैयार है, पर सरकार के जो मंत्रियों को ही लेकर के साथ चलना नहीं चाह रही, तो विपक्ष को क्या साथ लेकर के चलेंगे? वो आज की डेट गलत बयान है, बिल्कुल गलत बयान नहीं है। आज मंत्रियों से ही सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा, उन्हीं को ही अधिकार नहीं दिए गए। आज पुलिस इतनी जो है हमारी जो है पुलिस तंत्र जो है बिल्कुल बेखौफ हो गई है, उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रह गया। आज की डेट में कोई हमारी माँ बहन अगर थाने में जाती है, कोई परिवार के साथ अगर कंप्लेंट लिखवाने जाती है, उनको टरकाया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है। सरकार में भी थी ये हालत, तो आपकी सरकार में भी थी। आप ये बात नहीं कर सकते, बात हो कीजिए तो डाइजेस्ट हो जाए। हालत बदतर हो गई है, रोज 4 केस जो है रेप के रोज रजिस्टर। ये तो राजनीति की बात हो गई। मैंने सवाल पूछा, आपको उसका एहसास ही नहीं हुआ, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मनोज जी, मैंने शराब को लेकर भी सवाल पूछा और अदर स्टेट से जो आते हैं नौजवान जॉब करने के लिए, जिस तरीके की जॉब कर रहे हैं, जिस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं, और तीसरा सवाल ये जो मैंने अभी पूछा है जिम्मेदारी का, कि अब कारणों को तलाशना होगा, उन पर ध्यान देना होगा। एक टीम का गठन ऐसा होना चाहिए जो बारीकी से इस दिशा में काम करे, और ऐसी कंपनियां जो बिना वेरिफिकेशन के ऐसे लोगों को रखती हैं, इन पर भी अब निगरानी रखने की जरूरत है। इन पर आपका जवाब? देखिए, जहां तक शराब की आपने बात कही, निश्चित रूप से शराब पीना, उसका सेवन करना
बुरी बात है, लेकिन यह मान लेना कि शराब पीने से ही सब अपराध होता है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। गुजरात में शराब निषेध है, लेकिन क्या बलात्कारी घटना वहां नहीं होती? या यहां पर और लोग नहीं पीते, वो बलात्कारी घटना नहीं करते हैं? मुझे पता नहीं, लेकिन इसी एक केस में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, उन्हें शायद बोलना हमें उचित नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने चीजें आएंगी, लेकिन शराब कौन पिया हुआ था इसमें, यह भी एक जांच का विषय है। केवल हर चीज हम अगर उस चीज नजरिए से देखेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करना, सभी मामलों समस्या का समाधान करना है, तो समस्या का समाधान करना है तो केवल ये मान के नहीं करना साहब पुरुष ऐसा करते हैं, वेरिफिकेशन की बात। महिलाओं की तरफ से भी उस सोच को देखना होगा कि ये कारण कौन से उत्पन्न हो रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल, कमी कहां पर है? कमी क्या पुरुषों में ही है या कमी महिलाओं की तरफ से भी हो रही है? बहुत बहुत स्पष्ट बात है। दूसरी चीज आपने कहा इस कंपनी का सवाल, देखिए किसी कंपनी ने काम धंधा शुरू करा वो एक अलग विषय है। उस कंपनी में उसके ने मुलाजिम कैसे रखे, उसके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, ठीक है कंपनी जिम्मेदार होती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कारण पूरी कंपनी बंद कर दो, ये भी ठीक नहीं है। भाई जिसने अपराध किया उसे पकड़ो, दंड दो उसको। नहीं, ये कंपनी तो सवालों के घेरे में ऑलरेडी है, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कहा कि इस कंपनी ने उस व्यक्ति की बैकग्राउंड क्यों नहीं जानी, और दूसरा आपने कारण की बात कही, तो जैसा लल्लन प्रसाद जी ने कहा और हमारे दूसरे मित्रों ने कहा कि अभी तक जो भी देखने में आया, चाहे निर्भया कांड हो, उसमें भी बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य करने वाले लोग कौन थे? ड्राइवर थे जिनकी शिक्षा दीक्षा नहीं थी। इस केस में भी यही आ रहा है। और मेरा मानना है सरकार चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो, दोनों सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं। इसलिए निर्भया कांड को यूपीए सरकार ने बनाया, उस निर्भया कांड को आर्थिक रूप से कानूनी रूप से मजबूत करने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम इसे सरकार को दोष या राजनीति ना करें, बल्कि मिलजुल कर समस्या का समाधान करें। सभी को इस पर सोचने की जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, और जिस तरीके से मात्र सरकार के या पुलिस के जिस तरीके से आगे कदम बढ़ाने से नहीं होगा, सबको, चाहे वो माँ बाप की जिम्मेदारी हो या फिर बच्चों की हो, शिक्षक की हो, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ न्यूजीलैंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।